वायरल वीडियो है जिसका संज्ञान हम लोगों ने भी कल शाम को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह पर लिया। पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, प्ले करो भैया वीडियो। ट्यूसडे को उनको अपना जो है अकाउंट नंबर आपका मुझे चाहिए होगा। मैं आपको ट्यूसडे 4 बजे इंडियन टाइम कॉल करूंगा। वो लखनऊ जाके खास हमें फोन करेगा। और एक और थी पार्टी, वो त्यागी जी थी, अगर आपने नाम सुना हो त्यागी जी, मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड है। हाँ, उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है। वो 100 CR दे रहा है हमको। वो थर्सडे होना है, लेकिन ये इसने 18 दिया है ना, ये अपने सेट कर लिया है अकाउंट में। ये 21 देगा नेक्स्ट मंडे को। तो ट्यूसडे को चेक कीजिए क्या है। ट्यूसडे आई थिंक होगी, आज कितनी हो गई जी? आज नहीं, फ्राइडे होगा भैया। 16 को अपने ये 18 हो जाएगा, और 16 + 7 23 को अपना 21 हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में ये लखनऊ वाला त्यागी जी का बंदा आ गया है 100 CR वाला। लेकिन ये नेक्स्ट वीक हम 18 मूव कर सकते हैं। वो डन है। ट्यूसडे आप अकाउंट नंबर रेडी रखो बस। ठीक है जी, ठीक है। नहीं, मैं अभी आपको एक तो करूँगा कल फोन, जब आप पहुँच जाओगे वो आएगा आपको हरप्रीत जल्द मिलने। और जैसे भी आपका DHL का लीज हो जाए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको पेमेंट करके रखी हुई है सारी कस्टम की, तो मुझे बता दीजिएगा कि लीज हो गया। ठीक है भैया, चलिए ट्यूसडे भगवान ने सब अच्छा रहा तो ट्यूसडे इसको मूव करना। नहीं, ये तो जो राजस्थान पंजाब वाली पार्टी थी ना, 18 एक दिया, 21 एक देना है। नहीं, 18 तो आ गया है ना, बिल्कुल। वो बोला बैंक मैनेजर की ट्यूसडे वो मूव कर देगा, आप जहां भी बोलोगे। ये है 18। इसी बंदे ने 21 और देना है नेक्स्ट ट्यूसडे, जिसने 18 दिया। त्यागी जी का 100 वाला वो सेपरेट है, उसको भूल जाइए, वो मैं जब हो गया मैं बता दूंगा। ठीक है, ये 18 और 21 को रखिए अपने दिमाग में बस। वो जब 100 आ गया मैं बता दूंगा, मेरे पास 100 मिल गया उनका लिक्विड। ओके गुरु जी, ठीक है। नमस्ते भैया, कैसे हो? हेलो, आ रही है आवाज? अच्छा, अभी ग्वालियर में हो या वापस नहीं आ गया? अच्छा जी, अच्छा। उसका भैया अपने बैंक वाले का उसका कॉन्फर्मेशन आ गया था, बोला कि फ्राइडे तक ही आपका ये सारा 18 CR टोटल जमा हो जाएगा 4 अकाउंट। तो उसके बाद मुझे चाहिए एक अकाउंट जहाँ पे आपको या रोहित भैया को किसी को भी भेजना, वो वाला। तो वो बोले कि नेक्स्ट वीक, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि मंडे या ट्यूसडे वो इस 4 अकाउंट में से चारों ट्रांजैक्शन बना के 4 की 5 की, तो 18 वाला टोटल उस अकाउंट में डाल देंगे जहाँ हमें चाहिए। दूसरा उस बंदे ने बोला कि 21 जो है मेरे पास अवेलेबल है 23rd या 24th को। तो वो बोले जी कि हम आपको देंगे, आप अपने में जमा कीजिए, उसके बाद आगे सेंड कीजिए जहाँ भी करना है। क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं बताया वो किसको जाता है। इनकी जो है ना कि ये ट्रेडिंग फर्म है और ये माइनिंग है इनकी राजस्थान में। और मोहाली वाला तो लैंड का डीलर है, वो पॉलिटिशियंस की लैंड की डील वगैरह करता है, ऑफिसर्स की लैंड की डील करता है, वहां से ये लिक्विड आता है। तो फिर मुझे आप बता देना किस में बेचने हैं। तो अगर पहले बताना चाहो तो पहले बता देना, अगर उसी दिन बताना है तो उसी दिन बता देना, वो आप पे। ये टोटल 39 दे रहा है हमें इस मंथ में। लेकिन वो बोले कि अप्रैल के मंथ में तकरीबन इतनी अमाउंट जो है और
ठीक है ना जी। तो उसके बाद बोले कि जी 2-2 मंथ बाद, 1-1 मंथ बाद आप लेते रहिए, हम आपको टाइम का फ्रेम बताते रहेंगे। लेकिन मैंने वो 2.5 साल बोले थे, मैंने 3 साल बोला है कि 3 साल बाद आप वापस लेते रहिए। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 90% हमें उनको बैक कर देना है। ठीक है जी। तो मुझे आप पता करके रुको यहाँ की लाइट ऑन कर दीजिए प्लीज। जिससे मनीडो को जाना है, जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट मनीडो से कर सकें, अपने आपके पास प्रूफ हो कि हमने इन्वेस्ट किया है ना, वो सेटअप कर लीजिए प्लीज। ओके, ठीक है भैया। दूसरा, मैंने भाभी को उसका ट्रैकिंग भेजा था, जो पैकेज है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे ना कर रहा है वेट। उन्होंने आई थिंक DHL के पास आपका नंबर है, आपको किया भी होगा फोन, वो बोले कि आंसर नहीं किया किसी ने। हाँ, फिर क्या बोले? तो उसको फिर मैं यहाँ से क्या करवाऊँ कि वहां पे हो जाए? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपके किसी बंदे का आधार कार्ड पे नहीं है वो आपके पे? ये एक वीडियो है और ये जबरदस्त वायरल हो रहा है, और इसमें केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी बड़ी पैसे की लेन देन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम इस वीडियो की सच्चाई की, सत्यता की न पुष्टि करते हैं न खंडन करते हैं, वो काम जांच एजेंसियों का है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले 2 बातें जरूर कहूंगी। कितनी विडंबना है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक गाना रिलीज किया है मध्य प्रदेश के लिए। वो गाना वॉशिंग पाउडर निरमा की तर्ज पर लगाया गया है, और सच को कितना भी छुपाओ ऐसे ही सच उभर जाता है कि वही वॉशिंग पाउडर है जिससे नरेंद्र सिंह तोमर, जिससे शिवराज सिंह चौहान, जिससे हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, येदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, एक लंबी फहरिस्त है। ये सब उस निरमा पाउडर से नहाते हैं, अपने दाग धब्बे धोते हैं और भाजपा का हाथ थाम लेते हैं, या भाजपा में होने के नाते इनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि जब आप आज इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, तो निरमा वॉशिंग पाउडर पर एक ऐड बनाया है। 50% कमीशन की शिवराज सिंह जी की सरकार की सच्चाई स्वतः निकल आई है। खैर, वापस इस वीडियो पर जाते हैं। इस वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर बड़े पैसों की, सैकड़ों करोड़ों रुपए की, कहीं पर 100 करोड़ सुनाई दे रहा है, कहीं पर सुनाई दे रहा है 18 करोड़ आ गए हैं, 21 और आने हैं, इसकी लेन देन की चर्चा चल रही है। और ये कोई एक बिचौलिए हैं जिनके जरिए माइनिंग के कारोबारियों का, अगर आपने सुना हो तो बार बार खनन का नाम आ रहा है, माइनिंग के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट कहां कहां खोले जाए, कहां कहां हो, उसकी चर्चा लगातार सुनाई दे रही है। सनद रहे, बस याद रहे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी इस्पात और खनन के मंत्री भी रह चुके हैं मोदी सरकार में, और ये डायरेक्ट पैसा लेने की बात खनन के, माइनिंग के कारोबारियों से हो रही है। इस वीडियो में रिटायर्ड RBI के कोई अधिकारी है, त्यागी जी, उनसे भी 100 करोड़ लेने की बात हो रही है। कोई हरप्रीत गिल और DHL नाम की फर्म के संचालक से भी पैसा लेने की बात हो रही है। और जैसा कि आपने सुना, देवेंद्र भैया को बार बार भैया और गुरुजी कहकर बिचौलिया संबोधित कर रहा है। रोहित भैया के किसी शख्स को पैसा देने की बात हो रही है, और राजस्थान, पंजाब के कोई ट्रेडिंग फर्म है, कोई खनन के फर्म है, उनकी बातें चल रही है। इस वीडियो में एक पार्सल की भी बात हुई, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें कहा गया भाभी जी, अब वो भाभी जी नरेंद्र सिंह तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है या देवेंद्र तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है, मैं नहीं जानती, लेकिन एक भाभी जी जो कि तोमर ही खानदान से संबंध रखती हैं,
संभवतः उनकी पत्नी है, उनके नाम एक पार्सल पहुंचाने की बात हो रही है और बिचौलिया कह रहा है कि एड्रेस प्रूफ चाहिए कृष्ण मेनन मार्ग का, और देवेंद्र भैया कह रहे हैं एड्रेस प्रूफ तो जी हमारे घरों का है, कृष्ण मेनन मार्ग का नहीं है, पासपोर्ट है। याद रहे 3 कृष्ण मेनन मार्ग पर, नई दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर जी की कोठी है, और ये कोठी ठीक 2 कृष्ण मेनन मार्ग श्री अमित शाह जी के घर के जस्ट सामने है। ठीक सामने वाली कोठी नरेंद्र सिंह तोमर जी की है, 3 कृष्ण मेनन मार्ग की, जिसका एड्रेस प्रूफ संभवतः उनके परिवार के पास नहीं है, और इसलिए वो कह रहे हैं एड्रेस तो हमारे घर मतलब ग्वालियर का होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये 100 करोड़, ये 39 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़, ये क्या पैसा है? ये किसका पैसा है? ये कौन दे रहा है? ये क्यों दे रहा है? जिस पैसे का जिक्र किया जा रहा है, क्या इस पैसे को सार्वजनिक किया गया है? ये खनन के कारोबारी कौन है और वो देवेंद्र भैया को पैसा क्यों दे रहे हैं? सवाल इस बात का है। असलियत यह है कि यह पैसा मध्य प्रदेश के किसानों का, मध्य प्रदेश के गरीबों का, मध्य प्रदेश के मजदूरों का, मध्य प्रदेश के युवाओं का, मध्य प्रदेश की महिलाओं का पैसा है, जिसको लूटकर संभवतः तोमर वंश, तोमर खानदान, नरेंद्र सिंह तोमर जी का परिवार अपनी तिजोरियां भरता दिख रहा है। क्योंकि सवाल ये उठता है, ये पैसा कौन दे रहा है भाई? 100 करोड़ किसी को आप क्यों दे रहे हैं? वो कौन से बैंक अकाउंट है जिसमें आप 100 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं? और क्यों तैयार हैं? किसका पैसा है? किस लिए दिया जा रहा है? एक खनन का कारोबारी इनको पैसा क्यों देगा? अब बात आती है मोदी जी पर। मोदी जी को तो ईडी खेलने का बहुत शौक है। एक वो गाना आया था, ये इलू इलू क्या है, इनसे पूछा जाना चाहिए ये ईडी क्या है। मोदी जी को ईडी खेलने का बहुत शौक है। जब घबराते हैं और बौखलाते हैं और संकट में होते हैं तो हम और आप अपने इष्ट को याद करते हैं, वो ईडी को याद करते हैं। और जो नंगा नाच ईडी ने राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान किया है, वो सबके सामने है। मनगढ़ंत आरोप लगा लगाकर ईडी को छोड़ा हुआ है मैदान में, और ईडी ये चुनाव लड़ रही है भाजपा के बिहाफ पर। तो ईडी खेलने का इतना शौक है, तो आज सवाल यह है कि जब वीडियो प्रूफ यहां पर अवेलेबल है, ईडी कब आएगी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? सीबीआई और इनकम टैक्स कब आएंगे नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? कब पूछताछ के लिए देवेंद्र तोमर को बुलाया जाएगा? आज सवाल इन बातों का है। क्योंकि एक बात साफ है, यह वीडियो और इसकी बात सुनकर लगता है कि यह काले धन पर चर्चा हो रही है, यह अनअकाउंटेड वेल्थ पर चर्चा हो रही है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स पे चर्चा हो रही है, पार्सल फलाने से आ रहा है, फलाना इतना देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी बातें हो रही है। तो भाई काला धन पे जो प्रहार करने का बड़ा डंका बजाते हैं, उनकी ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी इनकम टैक्स को सांप क्यों सूंघ गया? इस वीडियो को देखने के बाद भाजपा में सुई पटक सन्नाटा क्यों है? कब ईडी के टिकट कटाए जाएंगे कि वो भोपाल या ग्वालियर पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछताछ करें? क्योंकि एक बात और भी साफ है, और यह भी बिल्कुल साफ बात है कि एक लड़का अकेले अपने दम पर सैकड़ों करोड़ों का ये पूरा गोरख धंधा नहीं कर सकता है। और मुझे कोई भी गुर्रेज नहीं है ये कहने में, मुझे जरा सा भी संशय नहीं है कहने में कि इसमें बड़े बड़े लोगों के तार जुड़े हुए हैं। आखिर कौन कौन शामिल है इसमें? क्या ये सारी कवायद बिना शिवराज सिंह चौहान जी के शामिल हुए हो सकती थी? क्या इसमें केंद्रीय मंत्रियों की साठगांठ नहीं है? और क्यों चुप है भाजपा? क्यों चुप है प्रधानमंत्री? क्यों चुप है मुख्यमंत्री? क्यों चुप है अमित शाह जी? क्या वित्त मंत्रालय को यह पता भी नहीं है कि ऐसी बातें हुई है? और अब जब वीडियो आ गया तो उसके बारे में ये लोग क्या कर रहे हैं? और याद रहे, नरेंद्र सिंह तोमर कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। संभवतः नंबर 5 की वरीयता पर है मोदी सरकार में। ये वही मंत्री हैं जिनकी नाक के नीचे 750 किसानों की शहादत हुई, और ये और इनके साथी मिलकर किसानों को गुंडा, मवाली, नक्सली और राम जाने क्या क्या बुलाते रहे। ये वही व्यक्ति हैं। तो आज पूछा जाना है कि ये घूस कौन ले रहा है?
क्यों ले रहा है? क्या प्रलोभन था? इसके चलते कौन सी नीति का निर्माण हुआ? इसके चलते किसका भला हुआ? किसको बैकडोर से एंट्री मिली? आज ये सारी बातें साफ होनी चाहिए। किसी अप्रैल की बात हो रही है, वो 2023 अप्रैल है, वो 2022 अप्रैल है, वो उसके पहले का अप्रैल है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम नवंबर 2023 में चुनाव के पहले बात कर रहे हैं और भाजपा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। और मैं फिर से कहूंगी, प्रतिशोध और ओछी गंदी राजनीति करने वाले भाजपाई, खास तौर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप चुप नहीं रह सकते हैं। आपकी कोई नैतिकता नहीं है भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए। अगर नरेंद्र सिंह तोमर और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इस मामले का संज्ञान नहीं लिया जाता। चुनाव चल रहा है, चुनाव आयोग को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसकी स्थापित करिए सत्ता और त्वरित कार्रवाई कीजिए। हमारी कुछ मांगे हैं और वो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम इसको पटल पर रख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, चुनाव आयोग इस मामले की त्वरित संज्ञान ले, कार्रवाई करे और सत्यता स्थापित करे। इस प्रकरण में न्याय तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंतर्गत जुडिशियल इंक्वायरी होगी इस मैटर में। नरेंद्र सिंह तोमर, जैसा कि मैंने कहा, केंद्र सरकार में एक पावरफुल, शक्तिशाली, सशक्त मंत्री हैं। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए जब तक इस मामले की छानबीन ना हो जाए और रिपोर्ट ना आ जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है साफ तौर से कि ये काला धन है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हो और ईडी इस मामले की शुरुआत करे। ईडी जिसको सांप सूंघ गया है, सीबीआई जिसको सांप सूंघ गया है, इनकम टैक्स जो मौन है, वो इस मामले का संज्ञान ले, केस रजिस्टर करे और इस पर कार्रवाई शुरू करे। भारतीय जनता पार्टी, यहां के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े, क्योंकि आपकी चुप्पी संरक्षण है भ्रष्टाचार के लिए। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी, नरेंद्र सिंह तोमर जी एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, दिल्ली में ही नहीं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली मध्य प्रदेश में है। और जब तक उनका लड़का बाहर रहेगा, वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन को फ्री और फेयर नहीं कर सकता है। संज्ञान लेकर उनकी गिरफ्तारी हो और इस मामले की जांच हो। आपके सवालों का मैं स्वागत करती हूं। मैंने कि जैसा कहा, यह सोशल मीडिया पर एक वीडियो था, ये वायरल हुआ, तमाम लोग इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वीडियो से प्रतीत हो रहा है साफ तौर से कि ये उनके बेटे हैं। इसका सत्यापन हम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, हम डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के ऊपर अगर ऐसा आक्षेप, अगर ऐसा आरोप लगता है, तो वो शक्तिशाली पदों पर नहीं बैठ सकते हैं। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। और न्याय और मर्यादा और नैतिकता की डिमांड है कि नरेंद्र सिंह तोमर अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे या बर्खास्त किए जाए। आपके सवाल। एक इस मामले पर हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी शिकायत दर्ज की है। उसकी प्रति मैं आपको दे देती हूं। इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी शिकायत भी दर्ज करी है, उनके संज्ञान में भी इस मामले को लाए हैं। आप कितनी भी एफआईआर दर्ज कर लीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। आज तो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और फ्री एंड फेयर इंक्वायरी तभी संभव है जब आप एक सशक्त पद पर, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पद पर नहीं बैठे हैं। आप कहीं कहीं से लोगों को खड़ा कर देते हैं, उनके कनपटी पर गोली लगाते हैं और कहते हैं वो दूसरों के खिलाफ बयान दे। आपके सामने तो वीडियो है, क्या एफआईआर है, मैं ये जानना चाहती हूं। और क्या सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग एक एफआईआर के पीछे छुपेंगे? ये वीडियो हमने निकाला है, ये वीडियो हम लेकर आए हैं सार्वजनिक जीवन में, ये वीडियो हमने सोशल मीडिया पर लगाया है? बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो हमें मिला सोशल मीडिया पर, ये वायरल हो रहा था। आप ही के कुछ पत्रकार साथियों ने इस वीडियो के बारे में संज्ञान लेकर ट्वीट किया, किसी ने फेसबुक पर डाला। जब हमने ये वीडियो देखा और प्रमुख विपक्ष होने के नाते हम बिल्कुल इसको उठाएंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लोगों की लूट है और इसको उठाना हमारा परम धर्म है। और मुझे नहीं लगता कि ये बैलेंसिंग एक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा हम करते हैं। हम तो डंके की चोट पर कह रहे हैं। हमारे तो मुख्यमंत्री ने अमित शाह जी का चैलेंज स्वीकार कर लिया। वो तो सीना ठोक के कह रहे हैं आइए मैदान में, करिए बहस। क्यों भाग रहे हैं अमित शाह जी? मेरा अपना मानना यह है
कि जो महादेव ऐप की कंट्रोवर्सी है उस पर मोदी सरकार पूरी तरह से संलग्न है। मेरा अपना मानना है कि मोदी सरकार के हाथ काले हैं। कल जाकर आपने महादेव ऐप बैन करी, जबकि मार्च से छत्तीसगढ़ की पुलिस कह रही है इस ऐप को बैन करिए और दुबई से लोगों को गिरफ्तार करिए। क्या आपकी मजबूरी है ऐप ना बैन करने की? और आप इधर उधर से कभी अपने कार्यकर्ता को, कभी अपने ड्राइवर को खड़ा कर दीजिए, वो किसी के खिलाफ भी कोई बोलेगा, अरे मुझे ईडी दे दीजिए 2 दिन के लिए, सारे नेता इनके जेल में नजर आएंगे। और कौन कौन से मोदी भाग जाएंगे ये मैं आपके सामने कहना नहीं चाहती हूं। 48 घंटे के लिए ईडी मेरे हाथ में दीजिए आप। आपके पास साक्ष्य है जो आप ये कह रही है? तो आप साक्ष्य कोर्ट में दीजिएगा, आप साक्ष्य कोर्ट में दीजिएगा। मेरा अपना मानना है छत्तीसगढ़ पुलिस ने मार्च में एफआईआर दर्ज करी और विडंबना यह है कि वो एफआईआर के बेसिस पर ही ईडी की इंक्वायरी कराई जा रही है। 70 जगह छापे पड़े, 450 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 191 लैपटॉप, 860 मोबाइल फोन जब्त किए गए, बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए जिसमें 16 करोड़ रुपए थे, 41 लाख कैश में जब्त किए गए। ये सब सरकार कर रही है। सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की केंद्र से कह रही है जो इसके संयोजक हैं वो दुबई में बैठे हैं, उनको लेकर आइए, ऐप को बैन करिए। आप जीएसटी लगाकर लूट रहे हैं और ऐप को बैन नहीं कर रहे हैं। कौन सी नैतिकता है मोदी सरकार की इस पर बात करने की? कल जाकर जब प्रेशर बना तो आप ऐप को बैन कर रहे हैं, क्यों नहीं पहले ऐप को बैन किया? आपने क्यों ऐप को मार्च से अभी तक चलने दिया? असलियत यह है कि मोदी जी ने 10 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ एक झुंझुना बजाया है। अगर झुंझुना नहीं है तो नरेंद्र सिंह तोमर और उनके लड़के के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाइए, अन्यथा भ्रष्टाचार का भाव मत बोलिएगा आज से। बीजेपी कुछ भी कह सकती है। बीजेपी ये भी कह सकती है कि 1947 में नहीं 2014 में आजादी मिली थी, आप मान जाइएगा। अनुराग ठाकुर जी जिनका आपने नाम लिया है वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हंसकर कुछ ऐसा कह दिया था कि दिल्ली में दंगे हो गए थे। तो उनकी दलील देकर मैंने अमूमन पत्रकारों से कहा मुझसे सवाल ना पूछा करें, क्योंकि अगला सवाल मेरा ये होता है कि जो मंच से देश के डैश को गोली मारो डैश को करते हैं वो तो अपने पद पर ही नहीं बने रहने चाहिए, उनको इन बातों का क्या इल्म है? आपकी जो बात आप कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को मैं इनको खड़ा कर दूं अपने बगल में और इनके कान पे लगाऊं एक बंदूक और लगाऊं इनके ऊपर 10 रेड, ये वो तोते की तरह बोलेंगे जो मैं चाहती हूं वो बोले, और यही काम मोदी सरकार कर रही है। असलियत यह है कि छत्तीसगढ़ जाकर या मध्य प्रदेश जाकर या राजस्थान जाकर या कहीं और जाकर मोदी जी वो गारंटी दे रहे हैं जो एक्सपायर कर चुकी है। अरे प्रभु, छत्तीसगढ़ में आप बात कर रहे हैं 3100 के धान की, काहे मध्य प्रदेश में नहीं दे खरीद लिए 3100 पे ध्यान? छत्तीसगढ़ में 500 के सिलेंडर की बात कर रहे हैं, काहे मध्य प्रदेश में बगल में 500 में सिलेंडर नहीं बेच रहे? असलियत यह है कि जब जब हार और जब जब बौखलाती है भाजपा, तो जैसा कि मैंने कहा हमें आपको अपने इष्ट याद आते हैं, ऊपर वाला याद आता है, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके डूबते को ईडी का सहारा होता है। लेकिन ईडी पहुंचनी चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर के यहां, और ये मैं बार बार कहूंगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं कह रही हूं अगर संशय ही है तो संशय का समाधान क्या है? इस संशय का समाधान जांच है। और अगर जांच एजेंसियां भाजपाइयों के खिलाफ नहीं जाएंगी, भाजपाइयों के घर नहीं पहुंचेंगी, केंद्रीय मंत्री जो इस्पात और खनन के मंत्री रह गए और यहां पर खनन कंपनियों से, खनन कारोबारियों से पैसा लेने की बात हो रही है, कृष्ण मेनन घर की बात हो रही है, 3 नंबर में वो रहते हैं, अमित शाह के जस्ट सामने वाले पड़ोसी हैं, तो फिर क्या वरीयता है इन एजेंसीज की? ये एजेंसीज को अपना घटक दल आपने बना लिया है, लेकिन इनकी विश्वसनीयता पर आप ही ने चिन्ह लगवाया है। राजीव चंद्रशेखर जी के अनर्गल बयानों से हम सब परिचित हैं, और राजीव चंद्रशेखर जी पहले इस बात का जवाब दें कि ये जो एप्पल से नोटिफिकेशन आया था और जहां पर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आईटी में, उसके बारे में क्या कर रहे हैं?
उसके बारे में झूठ बोलना कब बंद करेंगे, उसकी तफ्तीश कब कराएंगे। आपने जो बात बोली कांग्रेस की गारंटी की, हिमाचल में चुनाव लड़ रहे थे और एक ही बात कह रहे थे, सरकार बनेगी और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिया और लागू करी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान पर खरीद होती है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, गोबर खरीदा जाता है, जो अब भाजपा के लोग भी बात कर रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं। राजस्थान में 25 लाख का जो हेल्थ योजना है वो विश्व में एक मिसाल है, और हमारी सरकार 2024 में दिल्ली में बनेगी और हर भारतीय को हम उसका फायदा पहुंचाएंगे। 500 रुपए में सिलेंडर राजस्थान में बिक रहा है। कर्नाटक में सरकार बनी, 5 बड़ी हमारी योजनाएं थी, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, युवा निधि, सब की सब हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव करी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज 5 योजनाएं क्रियान्वित हैं, लागू हैं, हो चुकी हैं। आप जिन गारंटियों की बात कर रहे हैं वो कंफ्यूज हो गए मोदी जी की गारंटी के साथ। मोदी जी की गारंटी थी अच्छे दिन आएंगे, एक ले लीजिए माइक्रोस्कोप और ढूंढिए अच्छे दिनों को। मोदी जी की गारंटी थी 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ सालाना रोजगार बनेंगे, रुपए और डॉलर का दाम एक हो जाएगा, 83 के पार हो गया है, पेट्रोल और डीजल 40 पे बिकेगा। इन सब गारंटीज, इन सब जुमलों में मुझे लगता है उनके मंत्री कंफ्यूज हो गए। जिनकी गारंटी और वारंटी दोनों एक्सपायर कर चुके हैं वो हम पर क्या आरोप लगाएंगे। एक व्यक्ति पूछेगा तो सवाल का जवाब दूंगी, इनके बाद आपके पास आ जाऊंगी, 2 मिनट बैठ जाइए। नहीं, मुझे लगता है आपने उनके कथन को जरा ज्यादा बढ़ा दिया। मैंने उनका कथन सुना भी है और पढ़ा भी है, उन्होंने उतना नहीं कहा है जितना आप बोल रहे हैं। जी, कहां पर? सवाल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं खुश हूं कि किसी ने तो युवाओं पर, किसी ने तो जॉब्स पर, किसी ने तो परीक्षाओं पर सवाल पूछा। 18 साल का शासन है, और 18 साल जब आप शासन में रहते हैं और आप चुनावों में जाते हैं तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और उस पर वोट मांगते हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम बड़ी बड़ी बातें नहीं बांट रहे हैं, हम अपने रिपोर्ट कार्ड पर डंके की चोट पर सीना ठोक के वोट मांग रहे हैं। 18 साल शासन चलाने के बाद आपको वोट मांगना पड़ रहा है। हम आएंगे तो ये होगा, ना आप आएंगे ना ये होगा। असलियत ये है कि अगर आप हमारा वचन पत्र भी पढ़िए, और इसके बारे में हमने अपने अन्य राज्यों में भी चर्चा करी है, हम बेरोजगार लोगों के लिए कुछ आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं और एक जॉब्स कैलेंडर की बात कर रहे हैं कि जॉब्स कैलेंडर परीक्षा के नोटिफिकेशन से नियुक्ति पत्र तक कुछ पड़ाव होते हैं, और अगर उनमें से कोई भी पड़ाव टूटता है, मान लीजिए पेपर लीक हो जाता है, तो कानूनी रूप से एक प्रावधान होना चाहिए कि कितनी जल्दी सेकंड सेट, कितनी जल्दी वो हो सके, जिससे एक निश्चित समय में परीक्षा से लेकर नियुक्ति हो। वो युवाओं के लिए बहुत बड़ा भरोसा है। कर्नाटक में जो हमने बस सेवा फ्री करी, उससे महिलाओं के हाथ में 2,500 से 3,000 रुपए आया। वो खैरात नहीं है, वो महंगाई से रिलीफ है, वो महंगाई से राहत है, जो 10 सरकारों में एक में भाजपा ने नहीं करी। कर्नाटक में हमने अगर युवा निधि की या बिजली की बात करी, उससे परिवारों में बचत हुई। कर्नाटक में हमने बोला हम गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देंगे, चावल देंगे। मोदी सरकार ने छल रचा और हमसे कहा हमारे पास चावल नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था हम 86 मेट्रिक टन धान खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, और खरीदा सिर्फ 61 मेट्रिक टन। ये उनका दोगलापन है, ये उनकी दोहरा मापदंड है। हमारी जो जो योजनाएं हैं
उससे लोगों को फायदा हो रहा है। और आने वाले चुनावों में सपाट होने वाली है भाजपा लोकसभा में, कर्नाटका में। तो ये जो सारे लोग बोल रहे हैं, ये लोकसभा का चुनाव लड़ने जब कर्नाटका में जाएंगे तो इनको जनता अपने आप सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता के लिए काम करना हमारा परम दायित्व है। हम फिर से कहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर, देवेंद्र तोमर, उनके लड़के की ये बातचीत वीडियो पर है। इसका संज्ञान लेकर एजेंसीज को, इसका संज्ञान लेके ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को कार्रवाई करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। So what do you expect us as a responsible opposition to do? To keep quiet about it and not do a press conference? What do you know we are doing next? Are you pre-guessing what I'm going to do next? Are you preempting me? I think as a responsible opposition, it is my duty first to talk about something that's in the public domain. And how does anyone have an issue with that? It's bizarre that somebody can even ask me that question. As a responsible opposition, I see a video where clearly the man is talking about black money, where clearly the man is talking about unaccounted wealth, where clearly the man is talking about graft, which is coming from the mining barrels. And his father has been the minister of mining. His father lives on Krishna Menon Road, something that is being referred to in this video. So what do you expect the opposition to do? I mean, I think your bar for the opposition to act is either way too low or way too high. I think as a responsible opposition, I will first talk about it publicly. I will first come to the public court through people, through journalists like you, and then take whatever recourse we have. Elections are going on. We have gone to the Election Commission and we will take legal recourse if and when we have to. So I think to expect the opposition to keep a tape on its mouth and just keep quiet is a little bizarre, I would say. क्या, किस, कहां पर? मैं सवाल समझ गई, कहां पर इफेक्ट डाल सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जहां जहां भाजपा खतरे में होती है, वहां पे उभरना चाहती है तो जांच एजेंसी भेजती है। यहां पर भाजपा को मैदान लग रहा है कि बिल्कुल उनका खत्म है, इसलिए यहां जांच एजेंसी नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनको हो सकता है लग रहा हो, वहां पर भी नहीं आने के। मेरा अपना मानना है कि मोदी जी ने जांच एजेंसियों को अपना सबसे प्रबल घटक दल बना दिया है, इसीलिए जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता आज खत्म है। और अगर जांच एजेंसियों के लोग ये बातें सुन रहे हैं, और जरूर सुन रहे होंगे, तो आपकी भी प्रामाणिकता, आपकी भी विश्वसनीयता, आपकी भी क्रेडिबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप इतने बड़े मामले में संज्ञान लेकर क्या करते हैं। धन्यवाद। सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का शराबबंदी को लेकर क्या स्टैंड है? शराबबंदी को लेकर क्या लेना? दूसरे बात कि सिखों का वोट कांग्रेस पार्टी को पूरे हिंदुस्तान से चाहिए, सिखों का वोट कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान से चाहिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो आपका सिख थे, वो आपके पोस्टरों से, वोटिंग से आखिर कहां चले? आपका सवाल जो है वो मुझे थोड़ा सा बेतुका लगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे लगता है हमें सिर्फ सिखों का वोट नहीं चाहिए, हमें हर उस हिंदुस्तानी का वोट चाहिए। और हर हिंदुस्तानी हमें वोट देगा जो इस देश में, इस देश की अखंडता में, इस देश की एकता में, इस देश के भविष्य में यकीन रखता है। और तभी हम चुनाव जीत रहे हैं और आगे भी जीतते हुए दिखाई देंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो या मिजोरम हो। तो ये बात कहना कि हमें एक वर्ग का वोट चाहिए, बिल्कुल गलत है। आज युवा बीजेपी से नाराज है, आज किसान बीजेपी से नाराज है, महिलाओं को छला है, तो हर वर्ग हमारे साथ खड़ा है। हमें किसी एक का नहीं, सबका आशीर्वाद चाहिए और जनता अपने वोट के माध्यम से वो आशीर्वाद जरूर देगी। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। आप बताइए क्या आपके घोषणा पत्र का बीजेपी के घोषणा पत्र दबाव है या बस चिंतन मनन करके घोषणा पत्र जारी करेगी? आपकी क्या विचार है? मेरा अपना मानना है, शांति शांति
शांति, प्लीज शांति। मेरा अपना मानना है कि हमने घोषणा पत्र नहीं, हमने वचन पत्र जारी किया है और हम वो पूरा करके दिखाएंगे जो वादे हमने किए हैं। बीजेपी कुछ भी कह ले, जुमला ही होगा, तो जारी करे या ना करे। आज निरमा वॉशिंग पाउडर पर एक ऐड जारी किया, वो जरूर देखिएगा। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।